हमारी रैंक भी अच्छी है, हम एज क्राइटेरिया जो है उसको फुलफिल कर रहे हैं, उसके बाद भी मेरा मान लो 3 साल का गैप है, तो क्या हमारी प्लेसमेंट होगी? आपने प्रोजेक्ट में क्या किया, आपने रिसर्च में क्या किया, आपका थेसिस किस पे था और उस थेसिस में आपने किस तरह से रिसर्च किया? उनका प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव होगा किसी भी इंटरव्यूअर का वो यही होगा कि आप जो 1.5 साल प्रोजेक्ट किए हो, अपना जो वो भी पोर्टफोलियो बनाए हो, वो पोर्टफोलियो कितने स्ट्रॉन्ग। हाय एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका ईयर गैप है तो एमटेक प्लेसमेंट या पीएसयू रिक्रूटमेंट में आपको कहीं भी प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी, वो सब, और कितना साल का आपका क्या कहते हैं ड्यूरेशन होगा। 2 ईयर्स आप ईयर गैप है, 3 ईयर्स है, 4 ईयर्स है, तो क्या वो इफेक्ट करेगा आपके प्लेसमेंट को, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, अगर सीधे डायरेक्ट एक लाइन में बोला जाए कि क्या ईयर गैप मैटर रखता है आपके एमटेक प्लेसमेंट या पीएसयू रिक्रूटमेंट में, तो उसका आंसर होगा नो। ऐसा नहीं है। आप ऐसा मत सोचना कि 2 साल 3 साल 4 साल अगर हमारा गैप हो गया तो हम एमटेक करने जाएंगे तो भैया हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, या फिर हम उसके बाद गेट में रैंक ले आए तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक लाइन में यही आंसर है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पहला ये कि पीएसयू की बात कर लेते हैं। पीएसयू में जब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हो तो वहाँ क्या होता है कि बीटेक का परसेंटेज लिखा रहता है कि भैया आपका 6 पॉइंटर से ऊपर होना चाहिए, 6.5 होना चाहिए या 7 होना चाहिए, जैसा भी होना चाहिए। तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बस यही रहता है कि आप ग्रेजुएट होना चाहिए उस स्ट्रीम में जिस पे आप फिलअप कर रहे हो, और उसके साथ साथ आपकी जो पॉइंटर होनी चाहिए इतनी होनी चाहिए। उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा रहता है कि लोअर लिमिटेशन क्या है ईयर्स का, लेकिन हायर लिमिटेशन लिखा रहता है कि आपका एज जो होगा वो नॉट मोर देन 27 ईयर्स होना चाहिए, 28 ईयर्स होना चाहिए, 29 ईयर्स होना चाहिए। ऐसा कुछ रहता है। हर एक पीएसयू का अलग अलग है। अगर आप कैटेगरी वाइज में देखोगे तो कुछ रिलैक्सेशन भी मिलता है, वो हर एक पीएसयू में आप जब भी वैकेंसी निकलती है उसमें जाके देख सकते हो। तो अगर आपकी एज 27 ईयर, सपोज करो एक पीएसयू ए है, उसमें अगर आपकी एज 27 ईयर से कम है और उनकी एलिजिबिलिटी जो है वो 27 साल से कम की है, तो आप एलिजिबल हो, राइट। उसके बाद आप डायरेक्ट गेट में रैंक लाते हो, गेट में रैंक आपकी अंडर 100 अंडर 50 आ गई, और उसके बाद मान लो आपकी जो गैप है वो 2 साल का, 4 साल का, या कितने भी साल का भी आपकी गैप है, और उस गैप के बेसिस पे आप जाते हो वहाँ पे आपका जो रिटन तो ऑब्वियसली नहीं होता है, डायरेक्ट अगर मान लो आप इंटरव्यू में जाते हो, तो क्या सिलेक्शन होने के चांसेस हैं? ये हमेशा आपके दिमाग में खटकते रहता है कि हमारी रैंक भी अच्छी है, हम एज क्राइटेरिया जो है उसको फुलफिल कर रहे हैं, उसके बाद भी मेरा मान लो 3 साल का गैप है, तो क्या हमारी प्लेसमेंट होगी? तो यस, बिल्कुल होगी। उस पर आप बिल्कुल भी अपने आप पे शक मत करना कि क्यों क्या कहते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू दोज जो बीटेक पास आउट है, क्या हमारी प्लेसमेंट होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। पीएसयू का ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आपको 3 साल गैप है तो आपकी प्लेसमेंट नहीं हो सकती। लेकिन इंटरव्यू में आपसे एक सवाल जरूर पूछेंगे कि 3 साल आपने किया क्या? ये जैसे आपका मान लो बीटेक 2014 का है, आपने 2017 में आप गेट में अच्छे रैंक लाए हो, तो इस 3 साल के गैप में आप किए क्या हो? तो मान लो 2 साल का अगर आपका गैप है, 1 साल का गैप है, तो आप इजीली जस्टिफाई कर पाओगे ना कि हाँ सर, मैं 2 साल 1 साल प्रिपरेशन कर रहा था, राइट। अगर वो 3 साल 4 साल 5 साल का गैप हो जाएगा और उसके बाद भी आपकी 27 साल से कम है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो फिर वहाँ पे आपके पास स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए कि ये 4 साल 5 साल आपने किया क्या। जैसे आप बोल सकते हो कि सर स्टार्टिंग में मैं 1-2 साल क्या किया, प्रिपरेशन किया, नहीं रैंक आई, इतनी रैंक नहीं है कि पीएसयू में जा पाऊँ, तो फिर मैं प्राइवेट जॉब करने लगा। कुछ ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है, या फिर अपना ही कुछ हम क्या कहते हैं स्टार्टअप टाइप कुछ छोटा बोट करने लगा, जो भी आप चाहते किए हो इन 3-4 साल में, कि ये मैं करने लगा। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, पीएसयू ही लेना है, उसी में जाना है, क्योंकि हर जगह बहुत सारी डिफ़िकल्टी होती है। पीएसयू क्या है, एक स्टेबल जॉब देता है, स्टेबल लाइफ आपकी हो जाती है। तो वो सब अगर आप जस्टिफाई कर पाते हो कि हाँ 4 साल आपने घर में नहीं बैठा, कुछ रीजंस थे, चाहे वो फाइनेंशियल रीज़न हो, कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, आपके फैमिली इश्यूज़ हैं जिसमें आपको डिपेंडेंसी लेनी पड़ी, आपको लीड करना पड़ा किसी काम को करने के लिए, और उसमें कम पैसे भी हैं जिसकी वजह से आपको स्टडी रोकना पड़ा और आप उस काम को करें क्योंकि आपके लिए फैमिली पहले मैटर रखता था। ये सब बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, और रीज़न बनाने में इंजीनियर्स ऐसे ही बहुत आगे होते हैं। तो ऐसा अगर आप रीजन्स बना लिए हो तो मेरे हिसाब से कहीं भी आपको प्लेसमेंट में कोई इशू नहीं आएगा। आपकी रैंक अंडर 100 है, आप जाकर वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो, और बीटेक में जो आप प्रोजेक्ट अपना लिए हो या एमटेक में जो प्रोजेक्ट लिया हो, आफ्टर जो भी पीएसयू आप जब भी जाते हो, तो उस प्रोजेक्ट पे भी आपको एक सवाल मिल सकता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए। जैसे मैं बोला ना कि 4 साल आपकी गैप है,
वो मैटर नहीं रखेगा आपका सिलेक्शन में, वो रिजेक्ट नहीं होंगे आप, लेकिन उसका स्ट्रॉन्ग एक बहुत अच्छा आप इमोशनल या फिर किसी भी टाइप का एक रीज़न जरूर बना के रखो कि हम 4 साल ऐसे ऐसे बिताए हैं, 2 साल हमने प्रिपरेशन किया, फिर 2 साल हमने प्राइवेट फर्म में काम किया, कुछ भी ऐसा जो भी आपका रीज़न हो सकता है, या घर में काम किया, जो भी है, मतलब समझ रहे हो ना, ऐसा होना चाहिए जो जस्टिफाई हो पाओ कि भाई 4 साल आपको क्यों लगा, है ना। तो ये सब रीज़न है जिसकी वजह से लगा, तो वो एक स्ट्रॉन्ग रीज़न बना लो, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करेंगे एमटेक प्लेसमेंट की। पीएसयू का समझ में आ गया कि बिल्कुल भी ईयर गैप मैटर नहीं रखता। सेकेंड थिंग, अगर आपकी एमटेक प्लेसमेंट में आप जाते हो, सपोज करो आपका 2 साल के गैप को तो कोई पूछेगा भी नहीं, मैं मान लेता हूँ कि 4 साल गैप है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है ना, 4 साल आपका गैप है। जनरली होता भी नहीं 4 साल, 2-3 साल ही गैप होते हैं मैक्सिमम। हमारे साथ भी जो एमटेक किए थे उनका 3 साल का गैप था और वो प्लेस थे, ठीक है ना। तो क्या प्लेसमेंट में कभी पूछेगा कि भैया ये 3 साल का गैप क्या है, बीटेक के बाद आपने 3 साल गैप करके एमटेक करा, ऐसा कुछ पूछेगा? तो मेरे हिसाब से चांसेस जो होंगे पूछने के वो बहुत कम होंगे, बहुत ही कम होंगे, क्योंकि जब आप एमटेक से प्लेसमेंट लेते हो ना, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर आपका होना चाहिए कि 1.5 साल में, यस 1.5 साल, 2 साल नहीं, 1.5 साल में आपने प्रोजेक्ट में क्या किया, आपने रिसर्च में क्या किया, आपका थेसिस किस पे था और उस थेसिस में आपने किस तरह से रिसर्च किया। उनका प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव होगा किसी भी इंटरव्यूअर का, वो यही होगा कि आप जो 1.5 साल प्रोजेक्ट किए हो, अपना जो वो भी पोर्टफोलियो बनाए हो, वो पोर्टफोलियो कितना स्ट्रांग है। वहाँ पे कोई मैटर नहीं रखेगा ईयर गैप। यार कॉमन लॉजिक लगाओ, एमटेक का कोई एज लिमिटेशन नहीं होता है। एमटेक आप 35 साल की उम्र में भी कर सकते हो, 40 साल के भी उम्र में कर सकते हो, लेकिन एमटेक के बाद जब आप प्लेसमेंट लेने जाते हो तो कंपनी का एज लिमिटेशन हो सकता है कि कंपनी बोलेगी भैया आप 30 साल से कम होने चाहिए या 29 साल से कम होने चाहिए, जो भी है, जैसे 27 साल, 28 साल, 29 साल, 30 साल, जो भी है, मतलब एलिजिबिलिटी में। लेकिन एमटेक करने का कोई भी ऐसा नहीं होता है कि आप एमटेक का एज और ईयर गैप कोई देखता है। तो कभी भी प्रोफेसर आपको ऐसा कह के रिजेक्ट नहीं करेंगे कि भाई तुम एमटेक में हम तुमको इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि तुम 5 साल के गैप में हो। नहीं, एक बुढ़ा भी जाकर एमटेक कर सकता है। अगर आपको नहीं लॉजिक, आपको नहीं पता है तो आप सर्च कर सकते हो। एक मतलब 40 साल का तो बुढ़ा नहीं होगा, जवानी होगा, 40 साल के भी जो लोग हैं वो भी जाके एमटेक कर सकते हैं आराम से, कोई उनको नहीं रोकेगा। इवन पीएचडी देखो तो 60 साल हो जाता है, प्रोफेसर लोग करते रहते हैं, है ना। तो एमटेक और पीएचडी करने के लिए कोई ऐसा ईयर गैप का मैटर नहीं है। लेकिन प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वहाँ पे अगेन पीएसयू जिस तरह से सवाल पूछती है, वहाँ आपके लिए एक सवाल जरूर होगा कि आप बीटेक के बाद ये 4 साल जो गैप लेके एमटेक किए हो और फिर 2 साल हो गया, तो ओवरऑल आपकी एज 28-29 हो रही है, ये 4 साल का गैप क्यों? तो वहाँ भी आपको एक रीज़न बना लो। चांसेस कम है पूछने के, क्योंकि मेनली उनका फोकस जो होता है वो आपके पोर्टफोलियो पे होता है कि 1.5 साल आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हो, जो थेसिस कर रहे हो, वो कैसा है। तो हमेशा जब भी आप एमटेक का प्लान बनाओ, स्ट्रॉन्ग रखना अपने पोर्टफोलियो को। बीटेक जैसा मत रखना कि सीधे लास्ट में जाके बीटेक के प्रोजेक्ट कहीं से कॉपी किए और कुछ भी ऐसा कॉपी वॉपी करके बना के और निकल लिए और वहाँ मार्क्स भी आ जाती है। बीटेक जैसा मत रखना। एमटेक में वो चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे से R&D करो और ऑब्वियसली उस पर करो जो इंडस्ट्रियल बेस्ड हो। एमटेक इज टेक्नोलॉजी बेस्ड, हम एमएस की बात नहीं कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, जो भी इंडस्ट्रीज में नए टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, जो भी रिसर्च हो रहा है, उस पर बेस्ड अगर आप कोई पोर्टफोलियो बनाते हो, कोई थीसिस बनाते हो, तो डेफिनेटली आपका जो चांसेस होगा सिलेक्शन का, वो विथ रिस्पेक्ट टू दोज जो नॉर्मली कहीं से भी कॉपी करके कर रहे हैं, उससे ज़्यादा होगा। अब ये कैसे पोर्टफोलियो बनेगी? सवाल ये भी तो है कि हमने एमटेक में चले गए, हम एमटेक में 1 साल पढ़ लिए, अब मेरे को पोर्टफोलियो बहुत तगड़ा बनाना है, मतलब ऐसा थीसिस बनाऊं जिससे हमारी प्लेसमेंट हो जाए। तो देखो सिंपल सी लॉजिक है, आप वहाँ पे पॉइंटर बेसिस सबका होता है गाइड सिलेक्शन का, ठीक है। किसी भी IITs में चले जाओ या NITs में पॉइंटर बेसिस होता है, तो आप अपना पॉइंटर अच्छा रखो, टॉप 5 में रखो। अगर आप टॉप 5 में हो तो आपको अच्छा गाइड मिलेगा, और अच्छा गाइड का मतलब है कि प्रोफेसर अच्छे मिलेंगे, और अच्छे प्रोफेसर के अंडर में कुछ ऐसे वर्क चलते रहते हैं जो इंडस्ट्रियल बेस्ड होंगे, चाहे वो फॉरेन के हों, चाहे वो आपके इंडिया की कंपनी को। इंडस्ट्रियल बेस्ड प्रोजेक्ट वो बहुत हैंडल करते हैं वो लोग, तो उसी इंडस्ट्रियल बेस्ड प्रोजेक्ट को वो एमटेक या PhD स्कॉलर को दे देते हैं। तो उस पर आप जब काम करते हो, क्योंकि वो ऑन गोइंग होता है, आपके जो 2 साल सीनियर होते हैं ना, वो जहाँ तक छोड़ के गए रिसर्च वर्क को, उसी को आपको कंटिन्यू करना होता है। फिर आप जो जहाँ छोड़ के जाओगे उसी को नेक्स्ट जो आपके जूनियर आएंगे वो कंटिन्यू करते हैं। ऐसा होता है, जो अच्छे अच्छे प्रोफेसर हो तो वैसा ही पोर्टफोलियो बनाते हैं कि हमारे साथ जैसे कोई PhD का है जो यहाँ तक काम किए हुआ है, तो उसके साथ एक एमटेक में जो उनका स्टूडेंट होगा, जो जिनके अंडर में उनका क्या कहते हैं प्रोजेक्ट होगा, जो भी स्टूडेंट है, तो उस हिसाब से वो चाहते हैं कि यही प्रोजेक्ट वो हैंडल करे और उसमें रिसर्च करके दिखाए।
तो ऑब्वियसली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और चूंकि वो इंडस्ट्रियल बेस्ड प्रोजेक्ट है और उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो वहाँ पे प्लेसमेंट के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, प्रोफेसर जो होते हैं वो आपके लिंक्ड होते हैं जितने भी अच्छे PSUs हैं या फिर अच्छी कंपनी है। मान लीजिए इलेक्ट्रिकल की अगर हम बात करें तो भेल होता है, पावर ग्रिड होता है ना। तो ये जितने भी ये सब कंपनी हैं वो सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोफेसर से लिंक्ड रहते हैं। तो वहाँ पे आपको चांसेस मिलेगा कि आप जाकर R&D का कोई काम करो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, उस कंपनी के लिए आप 1 साल वर्क करते हो, पैसा आपको नहीं मिलता है, ऑब्वियसली आप अपना थीसिस बनाते हो, पोर्टफोलियो बनाते हो कि हाँ भाई हमने इसका प्रोजेक्ट हैंडल किया। तो उसके बाद क्या होता है कि वो आपकी कंपनी डायरेक्ट आपको ले लेती है जब आपका एमटेक खत्म होता है। इंटरव्यू में नहीं लेते क्योंकि ऑलरेडी आपको इंटरनल लिंक हो जाता है, जो मैनेजर हैं, HR के हैं, उन लोग से आपको ईजिली मतलब लिंक्ड हो जाएगा, आप उनके साथ पहले से मिल चुके होते हो, तो आपको बहुत आसान होता है प्लेसमेंट लेना। तो हमेशा जब भी आप एमटेक का प्लान करो तो हमेशा ये कोशिश करो कि अच्छे गाइड हों और वो गाइड के अंदर में कुछ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हो। अच्छे गाइड होंगे तो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट होगा ही, ठीक है ना। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। ओवरऑल अगर हम एक लाइन में बताएं कि भैया ईयर गैप मैटर रखता है कि नहीं, तो नहीं रखता है, लेकिन रीज़न आपको पता होना चाहिए कि भाई 4 साल आपने किया क्या। स्ट्रॉन्ग रीज़न बना लो, अरे यार इंजीनियर ऐसे ही बना लेंगे स्ट्रॉन्ग रीज़न, वो कोई बड़ा चीज़ नहीं है, चाहे सच हो या झूठ हो, आप उसको आराम से एक स्ट्रॉन्ग रीज़न बना सकते हो, राइट। और बनाने के बाद हमेशा वर्क करो, एमटेक कर रहे हो तो अपने पोर्टफोलियो पे, अपने थेसिस पे, और अगर आप PSUs जा रहे हो तो कुछ नहीं, बस वहाँ पे एक रीज़न होना चाहिए। रेस्ट टेक्निकली आपको जान ही रहे तो आप आराम से ET लेवल पे जा सकते हो। तो ये था हमारे साइड से। ऐसे वीडियोस और भी आपको चाहिए, कुछ भी ऐसा डाउट है इस वीडियो में तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और ऐसे वीडियो का मैं एक प्लेलिस्ट भी बना के रखा हूँ, गाइडलाइंस बाय सोहेल सर, ठीक है ना। वो आपको आई बटन पर मिल जाएगा और जो भी मैं वीडियोज़ बनाता हूँ वो सब आपको आई बटन पर दिख जाएगा, वहाँ पर जाके आप प्रॉपर गाइडलाइन ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारे साइड से था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसा ही आपको कुछ नए टॉपिक जो भी आप कमेंट करोगे उस पर बेस्ड। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।